नमस्कार। खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन तमाम खबरों की बात करते हैं जिन्होंने दिन भर बटोरी हैं सुर्खियां और जिन पर हमारे संवाददाताओं ने नजर रखी हुई है, उनको फॉलो किया है। ऐसी खबरों को समेटकर हाजिर हुए हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी को लेकर किए गए अपने फैसले की, किस तरह से इस पर रिएक्शंस आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के मिशन 2024 की बात करेंगे और इसके अलावा बात होगी कि किस तरह से कायराना हमला किया गया है। राजौरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई है। इन सब विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई विमुद्रीकरण को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने इसी के साथ नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। नोटबंदी के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के पास विमुद्रीकरण लाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद ही यह निर्णय लिया गया। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत का फैसला न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना के द्वारा सुनाया गया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने इसमें असहमति जताई। तो पीठ में जस्टिस गवई और नागरत्न के अलावा जस्टिस नजीर, ए.एस. बोपन्ना और वी. रामा सुब्रमण्यन शामिल थे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 7 दिसंबर को सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक हलफनामे में केंद्र ने हाल ही में शीर्ष अदालत को बताया था कि नोटबंदी की कवायद एक सुविचारित निर्णय था और नकली धन, आतंकवाद के वित्त पोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का यह हिस्सा थी। और विमुद्रीकरण नीति को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कानून मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विमुद्रीकरण के खिलाफ सभी 58 याचिकाओं को खारिज करने के शीर्ष अदालत के कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना है कि सरकार की नीयत और नीति सही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विमुद्रीकरण आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है। The Supreme Court today, by a majority judgment of 4-1, has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demonetization scheme launched in 2016 by the Narendra Modi government. This whole exercise was done for a valid cause, namely removing fake currency, containing terror funding, black marketing, etc. और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से दोनों पक्षों ने 58 याचिकाओं को खारिज किया है। अदालत ने 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी नोटबंदी के खिलाफ। क्या कुछ पक्ष और विपक्ष के तर्क थे, क्या कुछ दलीलें थी और अदालत ने क्या कुछ कहते हुए उन याचिकाओं को खारिज किया? जी, जहाँ तक याचिकाकर्ताओं की बात की जाए, जो इन्होंने इसका पूरी नीति का विरोध किया था, उनका ये कहना था कि इस तरह से केंद्र सरकार एक तरफा कानून नहीं बना सकती, फैसला नहीं ले सकती। या तो इसको लेकर के कोई कानून बनना चाहिए था पार्लियामेंट के जरिए, या फिर आरबीआई इस तरह का फैसला लेने के लिए सक्षम है। इसके अलावा जो एक और जो पक्ष था वो ये था कि जो समय मिला लोगों को नोट बदलने के लिए वो पर्याप्त नहीं था, उससे ज़्यादा समय की लोगों को ज़रूरत थी। और इसके अलावा जो निर्णय लिया गया उसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार अकेले इस तरह से जो फैसला ले रही है ये एक मनमाना फैसला है और आरबीआई के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ है। जहां तक केंद्र सरकार की जो दलीलें थी उसमें केंद्र सरकार ने ये कहा कि सबसे पहली बात यहाँ पर याचिकाकर्ता
डिमोनेटाइजेशन को एक आइसोलेटेड केस मान रहे हैं, एक आइसोलेशन में देख रहे हैं, जबकि देखा ही जाना चाहिए कि 2011 से लेकर के अब तक चाहे वो काला धन की बात हो, चाहे वो फेक करेंसी की बात हो, इसको लेकर सरकार अलग अलग कदम उठाती रही है। इसमें आरबीआई की भी भूमिका है और जो डिमोनेटाइजेशन का निर्णय था उसमें केंद्र सरकार ने आरबीआई के साथ पूरी मंत्रणा की थी। उसमें एक आरबीआई का अपना एक बोर्ड होता है, उसके सभी जो सदस्य थे वो जानते थे कि सरकार इस तरह के कदम के बारे में विचार कर रही है। और खुद आरबीआई का भी ये कहना था कि जिस तरह से काला धन और अनअकाउंटेड मनी जो है वो बढ़ रहा है तेज़ी से, और इसका इस्तेमाल चाहे वो टेरर फंडिंग के लिए हो, चाहे वो नार्कोटिक्स के लिए हो, या फिर वो सिर्फ टैक्स एवेजन की ही बात हो, ये खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। और आरबीआई खुद ये चाहती थी कि कोई इस तरह का कदम उठाया जाए जिससे ये जो अनअकाउंटेड मनी है या जो पूरी अर्थव्यवस्था के प्रचलन से बाहर जा चुकी है करेंसी, जिसे लोगों ने काले धन के तौर पर इकट्ठा कर रखा है, ये किसी ना किसी तरीके से बाहर आए। तो आरबीआई की पूरी सहमति थी, आरबीआई को इसकी जानकारी थी, और केंद्र सरकार के पास आरबीआई एक्ट के जो प्रावधान है, जो सेक्शन 26 का सब सेक्शन 2 है, वो यही कहता है कि या तो आरबीआई का जो अपना बोर्ड है वो उसकी रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार किसी भी तरह के नोट की सीरीज को या नोट को पूरी तरह से बंद कर सकती है, प्रचलन से बाहर कर सकती है। इसीलिए जो भी कदम उठाए गए वो पूरी तरह संवैधानिक थे और कानून सम्मत थे। जी, एक सवाल का जवाब संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 58 याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें पी चिदम्बरम उसको कहीं ना कहीं आपने देखा कि वो भी अदालत पे खड़े हुए नजर आए, उसके अलावा जो दूसरी राजनीतिक दल थे वो भी थे, तो क्या ये जो याचिकाएं थी ये नीतिगत फैसले के विरोध से ज़्यादा इसका जो मंतव्य था वो राजनीतिक था? देखिए, 3 तरह के लोग थे इसमें। निखिल पहले थे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर याचिकाएं दाखिल की थी। दूसरे वो थे जो किसी तरह से इससे प्रभावित, इनको आप कह सकते हैं, कुछ कंपनीज थी जो पहुंची थी कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। इसके अलावा तीसरा जो आप बात कह रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग थे, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टी भी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी ने याचिका दाखिल की थी और इसको लेकर के एक विवाद भी शुरू हुआ था कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकती है। ये भी एक पहलू यहाँ पर उठा था। तो कई जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं वो भी आए थे याचिकाकर्ता के तौर पर, और एक वर्ग वो था जो ये कहता था कि वो डायरेक्टली इससे उन पर असर पड़ा है, प्रभावित है। और जैसा मैंने कहा, तीसरा कुछ कंपनियां भी यहाँ पर थीं जो इस पूरे प्रावधान को चुनौती दे रही थी। जी जी जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। और आगे की जो खबर है वो बीजेपी की 2024 की तैयारियों से जुड़ी हुई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। नए वर्ष में बीजेपी ने महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली को संबोधित किया। इसके साथ ही मराठवाड़ा क्षेत्र और औरंगाबाद में भी वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने चंद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि उद्धव ने सत्ता के लालच में पीठ में छुरा घोंपा और उनके लोगों के साथ खड़े हो गए, वो उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे हमेशा लड़ते रहे। ताज्जुब होता है कि ऐसी सरकार आई कि आपने अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गणेश उत्सव बंद कर दिया, दही हांडी के कार्यक्रमों को रोक दिया। भारत की संस्कृति से जुड़े हुए महाराष्ट्र, जो विकास की दृष्टि से और संस्कृति से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र था, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन लोगों ने भारत के राजनीति में संस्कृति को समझने से इनकार किया था। ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हो गए। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन हमारे पालघर में साधुओं के साथ जो बर्ताव हुआ, उद्धव हिंदू सम्राट के बेटे सीबीआई को इंक्वायरी थमाने से पीछे हट गए। एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आकर के क्या हो गया था? तो सीधा हमला बोला उद्धव ठाकरे पर और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर जेपी नड्डा ने, और उसके साथ ही 7 तैयारियां शुरू कर दी हैं बीजेपी ने 2024 की। मुंबई से योगेश शीतल
हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर, उससे पहले हम बता दें कि बीजेपी ने 2024 की जो तैयारियां हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी शुरू कर दी हैं और सीधे तौर पर बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई है कि जो सीट्स ऐसी रही हैं जिन पर बीजेपी कमजोर रही है, कम अंतर से जीत पाई है या फिर उन सीटों पर जिस पर वो हारी है वहां पर वो विशेष फोकस कर रही है। और इसी तरह से मुंबई जो महाराष्ट्र है उसकी कम से कम 18 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी फोकस कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता योगेश शीतल जुड़ रहे हैं। योगेश, आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी की रणनीति पर और यह भी जानना चाहेंगे कि जो चंद्रपुर की रैली है, क्योंकि चंद्रपुर एक ऐसी सीट थी जो बीजेपी हारी थी, तो क्या ये उसी रणनीति का हिस्सा है? किस तरह से आगे बढ़ रही है बीजेपी? देखिए निखिल, पहला सवाल आपका है बीजेपी की रणनीति के बारे में। तो रणनीति सीधे है कि जो लोकसभा सीट पे पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा या पार्टी जरा सा के लिए चूक गई, उसको किस तरीके से वापस जीता जाए, उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए। तो यही जो है मुख्य लक्ष्य है पार्टी का और इसी को लेकर जो है लोकसभा प्रवास योजना जो है वो भी एक तरीके से शुरू की गई थी, जिसमें पिछले दिनों हमने देखा था निर्मला सीतारमण आई थी बारामती में। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो आए थे दक्षिणी मुंबई में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भी आए थे। कई जो केंद्रीय नेता हैं जिनका प्रभाव है उनको अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में भेजा गया था। अगर महाराष्ट्र की बात कीजिए तो जो 48 कंस्टिट्यूंसीज में 18 कंस्टिट्यूंसी लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पार्टी जरा सा के लिए चूक गई है, उसकी स्थानीय वजह हो, राजनीतिक वजह हो या जो भी तकनीकी वजह उसकी रही हो, उसको किस तरीके से ब्रीज किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, उस पर पार्टी काम कर रही है। अब जो दूसरा सवाल आपने कहा कि चंद्रपुर किस तरीके से, चंद्रपुर की रैली के बारे में, देखिए कांग्रेस को जो सिर्फ एक सीट मिल पाई थी वो चंद्रपुर की सीट थी। चूंकि वो सीमावर्ती इलाका है, साथ में विदर्भ से जुड़ा हुआ मामला है, तो विदर्भ और अगर आप पश्चिम विदर्भ और साथ में मराठवाड़ा अगर आप इन दो जगहों को देख लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो युति थी यानी कि जो गठबंधन था उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। लेकिन अब चूंकि युति जो है वो बहुत एक संक्रमण काल से गुजर रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस जो है, जो मुख्य जो आप कह सकते हैं कि लक्ष्य है, वो ये है कि इन जगहों को कैसे समेटा जाए, कैसे अपनी झोली में डाली जाए। औरंगाबाद की अगर आप बात की है उसका नाम बदला गया है, छत्रपति संभाजी महाराज उसका नाम रखा गया है। जब अभी जेपी नड्डा की वहां पे भी थोड़ी देर में रैली होने वाली है, जो सभा करेंगे थोड़ी देर में, उसमें वो क्या बोलते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रपुर में उन्होंने काफी चीजों को जो है वो अपने भाषण का हिस्सा बनाया, सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में बोला, आयुष्मान भारत की जिक्र की गई, गरीब कल्याण योजना के बारे में कहा गया, किस तरीके से जो यहाँ पे सरकार थी उद्धव ठाकरे की सरकार और किस तरीके से जो है वसूली कांडों अलग अलग शिवसेना उद्धव ठाकरे पर लगातार सीधे हमले कर रहे हैं जेपी नड्डा। चंद्रपुर में तो यही देखने को मिला है कि सीधे तौर पर उन्होंने उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे के गुट पर हमला बोला। बिल्कुल, क्योंकि देखिए शिवसेना एक अब चेहरा है, क्योंकि विपक्ष को अगर आप देखें तो कांग्रेस और एनसीपी उतनी मजबूत स्थिति में रही नहीं जितनी मजबूत स्थिति में पहले थी। अगर उनको ऑक्सीजन मिला है, अगर कांग्रेस को महाराष्ट्र में ऑक्सीजन मिला है तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के कारण ही मिला है, वरना शिवसेना का यहाँ पे, वरना कांग्रेस, जैसा कि मैंने आपको कहा सिर्फ एक सीट मिली थी कांग्रेस को। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये कांग्रेस की तरफ गए, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कथित तौर पर विश्वासघात किया, इसको लेकर अब अगर निशाना रखना है बीजेपी को तो उनको उद्धव ठाकरे को ही निशाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी जो है इनके ओट में है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने वही रणनीति अपनाई है और उसी रणनीति के तहत अगर आप देखें तो आज का पूरा भाषण आपको उसी रणनीति का एक हिस्सा की तरीके से दिखेगा। जी, निश्चित तौर पर योगेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल शाम 4 लोगों की हत्या के बाद पीड़ितों में से एक के घर पर आईईडी विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है और 3 अन्य लोग घायल हो गए। पीड़ितों को इलाज के लिए जेएमसी राजौरी में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जम्मू रेंज के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह के अनुसार एक और संदिग्ध आईईडी देखा गया है, जिसे सुरक्षित तरीके से हटा दिया गया है। तो बेहद कायराना हमला रहा ये, और जम्मू कश्मीर में राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन का संचालन कर रहे हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान लगातार जारी है। गौरतलब है कि कल डांगरी गांव में आतंकी हमले में 4 नागरिकों की
मौत हो गई थी और आज उसके बाद उसी जगह पर, उसी गांव में एक और आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में घटनास्थल का दौरा किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि इस घृणित हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि नए साल में बॉर्डर के करीब हिंदू अल्पसंख्यक तबके को खौफजदा करके सरहद पार से उसी पुरानी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों पर प्रहार करके सुरक्षा बलों ने सरगर्म तंजीमों की कमर तोड़ दी है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि टारगेट किलिंग के जरिए सीमा पार के आका अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। और एलजी मनोज सिन्हा ने राजौरी में हुई आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कायराना हमले में शहीद हुए प्रत्येक नागरिक के निकटतम संबंधी को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। तो इस हमले की जहां चौतरफा निंदा हो रही है, वहीं पुलिस चाक चौबंद है और इस हमले के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस हमले को कायराना कृत्य बताते हुए कहा कि इस हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कायरानावाद ये बुज़दिल ही कर सकता है, कोई बहादुर नहीं कर सकता है। बुज़दिल हैं, इसीलिए हरामजदगी की कार्रवाई करते हैं, फिर छुपते हैं और हम तलाश करेंगे और उनका सफाया करेंगे। ये हम आपके साथ वादा करते हैं, छोड़ेंगे नहीं उनको। और हमारे संवाददाता रमेश रैना इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। रमेश, एक तो ताज़ा अपडेट बताइए, किस तरह से लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या कुछ कर रही हैं, और जो घायल है उनके बारे में भी बताइए। बहुत बड़ी घटना के साथ साथ ये एक कायराना घटना कही जाएगी, टारगेट किलिंग का भी मुद्दा इसको कहा जा सकता है मामला। रमेश, आपने अपना लैपटॉप या मोबाइल म्यूट पर रखा है शायद, एक बार आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ जी। जैसे आपने बता दिया कि हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और आप देखिए कि पिछले 1 साल में तकरीबन 100 से ज्यादा जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया, जिसमें बड़े बड़े जो खूंखार आतंकवादी उनको कमांडर थे उनको मार गिराया। और ये पाकिस्तान की तरफ से ये आपको पता है कि ये कार्रवाई की जा रही है, उनकी तरफ से भेजे जा रहे हैं, ये आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि काफी हताशा हो गया वहां पर, जब सारे आतंकवादी मारे गए यहाँ पर, वो दोबारा इसको गरबाने की कोशिश कर रहा है, एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने जो आतंकवादी भेजे, उन्होंने क्या एक ऐसे इलाके को जो ना, जो एक माइनॉरिटी यहाँ पर माइनॉरिटीज रहते थे वहां पर, तो उनको वहां टारगेट किया। 3 घर थे, 3 घरों में घुस के उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और वहां पर 4 आदमियों की, कल मासूम जो थे लोग थे, निहत्थे थे, उनको मार गिराया। और देखिए उसके कुछ लोग उसमें जख्मी भी हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें से दो जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जीएमसी जम्मू का लाया गया, रात को एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया। उनकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। लेकिन आज सुबह जो एक मकान था जहां पर कल एक मृत्यु हुई थी, जहां पर आतंकवादी ने फायरिंग की थी, वहां पर आज एक आईडी फट गई, आईडी ब्लास्ट हुआ, जो लगता है कि आतंकवादियों ने कल वहां उसी तरह से प्लांट किया था या रखा। आज वहां आईडी ब्लास्ट हुआ, उसमें कोई 5 लोग जख्मी हो गए। और जब उनको जीएमसी लाया गया, वहां पर 2 बच्चे थे, एक 4 साल का लड़का था, एक 7 साल की लड़की थी, उनके वहां मृत्यु हो गई। और जहां तक आपने कहा कि उनकी धरपकड़ के लिए कल शाम से एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, ड्रोन का सहारा भी लिया गया, उनसे देखा जा रहा है कि कहाँ ये आतंकवादी छुपे हुए हैं। और आज जैसे बताया आपने कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पहुंचे, बड़े बड़े जो अधिकारी वहां पहुंचे, डायरेक्टर जनरल पुलिस से दिलबाग सिंह थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस से मुकेश सिंह थे। वहां लोगों में काफी रोष पाया जा रहा था। कल भी वहां कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। आज देखिए, आज जम्मू में भी काफी प्रोटेस्ट हुए इस घटना को लेके, लोगों की ये मांग थी कि भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे उन्होंने पहले
ऑपरेशन किया था बालाकोट, वैसे ही कुछ पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। उसको देखिए, रजौरी में भी कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों में काफी तनाव है, डर का माहौल भी पैदा हो गया कल से, क्योंकि काफी दिनों के बाद ये टारगेट किलिंग हुई है। पाकिस्तान की एक साजिश थी, उनका यही है कि कहीं किसी तरह से माहौल यहाँ का जो खराब कर दे, माहौल यहाँ बिगाड़ दे। जी, निश्चित तौर पर ये टारगेट किलिंग का जो ये सिलसिला था उस पर उसको नैब किया था सुरक्षा बलों ने, और ये काफी अरसे के बाद नए साल के जश्न के बीच में ये इस तरह का कायराना हमला करने की कोशिश की है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या किसी जो आतंकी तंजीम है उसने इसकी जिम्मेदारी ली है, और किस तरह से इस मामले को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज है, वो कैसे इसमें जो धरपकड़ है उसके लिए क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है? जैसे देखिए, आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी तंजीम है आउटफिट्स, उसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा है, वो कुछ ज्यादा एक्टिव वहां पर है। और जहां ये जो कल जो घटना हुई है, आज जो घटना हुई, उसके पीछे कहते हैं 2 आतंकवादी थे, और कहीं ना कहीं एक TRF है उनकी तरफ, जो कि लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद का एक ग्रुप है, उसने कुछ जिम्मेवारी अपनी इसके बारे में, इस घटना की अपने सर पर ली है। तो कल शाम से ही जब ये घटना हुई, उसके बाद ही वहां पर पुलिस सुरक्षा बल गए, पुलिस, CRPF, आर्मी वाले ने काफी इलाके को कॉर्डन कर दिया। आज भी कर्नल अनिल गोरसे थे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमने पूरी तरह से इस पूरे जो इलाका है उसको उसको कॉर्डन ऑफ किया, और जो भी ये आतंकवादी है जिन्होंने ये मतलब कायराना हरकत किया, वो उनको यहाँ इस घेरे से बाहर नहीं निकलने, उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। और वही आज पुलिस महानिदेशक है, उन्होंने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल साहब वहां पर गए, उनका भी ये था कि जो भी इसके पीछे जिनका भी हाथ था, जो भी आतंकवादी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो कहने की बात यह है कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है, उनकी धरपकड़ के लिए हर कोई मुमकिन कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बल पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं कि इनको इन जो इसके पीछे जो 2 आतंकवादी थे उनको पकड़ा जाए। जी, निश्चित तौर पर उनकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से हमारे सुरक्षा वालों ने संकल्प जताया है कि इसमें किसी भी जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया रमेश रैना इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बात कर लेते हैं क्रिकेट की। नए साल के जश्न के बाद टीम इंडिया 2023 में अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से कर रही है। दोनों टीमें 3 जनवरी से 3 T20 और उसके बाद में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। टीम इंडिया का इरादा जीत के साथ साल की शुरुआत करने का होगा। साल की पहली T20 सीरीज के लिए टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में रही गए। T20 के बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। T20 मुकाबलों की बात करें तो इसमें भारतीय टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 26 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 17 मैचों में जीत दर्ज की है और 8 मैचों में श्रीलंका विजयी रहा है। दोनों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा है। टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर श्रीलंका से पिछले साल एशिया कप में मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव कुमार जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। गौरव, किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है, किस तरह के मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं? T20 का मुकाबला, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है श्रीलंका के खिलाफ, वो भी पिछला जो एशिया कप है वो अभी लोगों के जहन में ताज़ा है। बिल्कुल निखिल, T20 में खास तौर से भारतीय टीम का जो फोकस है वो काफ़ी समय से रहा है, और ये जो सीरीज़ है इसमें एक बड़ा बदलाव इस तरह से कह सकते हैं कि देखने को मिला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो हैं वो कप्तान के तौर पर सामने होंगे, वहीं सूर्य कुमार यादव जो हैं वो वाइस कैप्टनसी के तौर पर वाइस कैप्टन के तौर पर सामने होंगे। तो बहुत कुछ इस सीरीज़ में बदला हुआ है, बहुत कुछ इस सीरीज़ से मायने भी ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से एक नई बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको तैयार करने का एक तरीका यहाँ से निकलेगा, क्योंकि टीम का जो अब सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसको फोकस में रख करके एक टीम को तैयार करना। तो ये जो T20 सीरीज़ है ये हालांकि श्रीलंका के खिलाफ है, श्रीलंका के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर है और हमने अच्छा करते भी आए हैं, लेकिन इस बार बड़ा परिवर्तन इस रूप में है कि इस सीरीज़ में ना तो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को चोट के चलते बाहर हैं, KL राहुल
भी नहीं है, ना ही विराट कोहली हैं। ऐसे में जब ये सीनियर खिलाड़ी टीम के साथ नहीं है तो जो युवा टीम निकल करके जो सामने आई है, जो कहना चाहिए जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी T20 हमेशा से कहा जाता है कि जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बेहतर मंच होता है। तो यहाँ पर BCCI की जो नज़र है वो जाहिर तौर पर इस सीरीज़ पर है, इस सीरीज़ में टीम के प्रदर्शन पर है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन जो है वो अपने रोल को किस तरह से निभाते हैं। तो सीरीज़ की शुरुआत जो है वो वानखेड़े स्टेडियम से शुरू होगी, यानी कि मुंबई से स्टार्ट होगी और 3 मैच की ये सीरीज़ है। इसमें जाहिर तौर पर भारतीय टीम जो है वो अपने आप को चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, हर डिपार्टमेंट में बेहतर तरीके से सामने रखना चाहेगी। गेंदबाजी में अगर बात करें तो उमरान मलिक जो हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। साथ ही साथ हर्षल पटेल हैं, उनको शामिल किया गया है। लेकिन अगर स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो जिस तरह की मुंबई की जो पिच है उस पिच को देखते हुए 2 स्पिन गेंदबाज जो हैं वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पेच होगा कि उसमें देखना होगा कि किस स्पिनर को जो है वो चांस मिलता है, क्योंकि कुलदीप यादव भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में कौन वाशिंगटन सुंदर भी हैं, तो इसमें एक टॉसअप वाली स्थिति होगी कि यहाँ से एक बेहतर प्लेइंग 11 जो है वो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। निखिल, बिल्कुल बेहतर प्लेइंग 11 कैसे निकल करके सामने आता है, आपने आगे के विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर ये मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण है ये भी बताया, और साथ ही साथ एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए गौरव कुमार। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।